नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे चार स्मॉल कैप्स देखेंगे जिनमें काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मोमेंटम दिख रहा है। राइट, ये कंपनीज, इनमें से मैं सरप्राइज नहीं रहूँगा कि अगर ये चारों में से एक हाथ कंपनी एक मल्टी बैगर बनती है ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स। तो राइट, तो दो सेक्टर्स को हम एनालाइज करेंगे। एक तो माइनिंग सेक्टर है और दूसरा जो है वो NBFCs है। मतलब चार कंपनीज को मैं एनालाइज करूंगा। दो स्टॉक्स जो है वो माइनिंग सेक्टर के हैं और दो स्टॉक्स जो है वो NBFCs के। राइट, तो वील स्टार्ट विद द एनालिसिस। द फर्स्ट कंपनी इज आशापुरा माइनचेम। करीबन 8,600 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, माइनिंग कंपनी है। राइट, तो थोड़ा कंपनी के बारे में मैं समझा देता हूँ कि कंपनी क्या माइन करती है। राइट, तो इसका जो हीरो प्रोडक्ट है वो बॉक्साइट है। 80% ऑफ द बिजनेस, 80% ऑफ द टॉप लाइन कम्स फ्रॉम बॉक्साइट। राइट, तो बॉक्साइट कहाँ पे इस्तेमाल होता है वो बहुत समझने की जरूरत है, क्योंकि एंड इंडस्ट्री में अगर टेलविंड रहेगा, एंड इंडस्ट्री में अगर डिमांड रहेगा, ये तो माइनिंग कंपनी, इसका काम तो बॉक्साइट निकालना है, जो एक तरह से एक फाउंडेशनल प्रोडक्ट होता है। उसका जो फिनिश प्रोडक्ट होता है वो एल्यूमिनियम में दिखता है। राइट, तो हिंडाल्को अगर आप देखोगे या फिर नेशनल एल्यूमिनियम देखोगे, जो भी एल्यूमिनियम का डिमांड है दुनिया में वो बहुत बढ़ रहा है। एल्यूमिनियम के प्राइसेस जो है वो काफी एक तरह से ऊपर गए हैं। राइट, तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट industries where end industries where bauxite gets used is aluminium. Right, so if you see a lot of growth in aluminium or aluminium products, if you see a lot of tailwinds, if you're expecting an economic boom in the world, right, एक global economic boom अगर आप देख रहे हो, right, जहाँ पे aluminium steel की खपत बहुत ज़्यादा होगी, then this is the company where you need to be in. Right, तो बहुत सारे जो एनालिस्ट है, ग्लोबल एनालिस्ट है, ग्लोबल फंड मैनेजर्स बोल रहे हैं कि रिसेशन आने वाला है, रिसेशन आने वाला है। पिछले 3-4 सालों से सिर्फ यही कह रहे हैं कि रिसेशन आने वाला है, रिसेशन आने वाला है, बट रिसेशन आया तो नहीं है ना, मुझे लगता है अगले 1-2 साल में आने वाला है। राइट, तो ये कंपनी एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी है। 85% ऑफ द बिजनेस कम्स फ्रॉम एक्सपोर्ट। राइट, तो ग्लोबल इकोनॉमिक बूम या ग्लोबल कमोडिटी बूम जब एक तरह से आ चुका है, मोस्ट प्रॉब्ली अगर आप कॉपर के प्राइसेस, एल्यूमिनियम के प्राइसेस देखोगे, जिंक के प्राइसेस देखोगे, निकल के प्राइसेस देखोगे, ये टॉप पे है एक तरह से। राइट, तो बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम में एक तरह से इस्तेमाल होता है। दूसरा जो उनका लेगेसी प्रोडक्ट है वो बेंटोनाइट है। इट कॉन्ट्रीब्यूट्स 15% टू द टॉप लाइन। और ये स्टील के फाउंड्रीज में, स्टील के जो कास्टिंग्स होते हैं, स्टील जिसमें बनता है उसको फाउंड्री कहते हैं, तो स्टील के फाउंड्रीज में बेंटोनाइट यूज होता है। और ऑयल एंड गैस के ड्रिलिंग में, जो ऑफशोर ड्रिलिंग होती है, वहां पे भी ये प्रोडक्ट इस्तेमाल होता है। राइट, तो इसके जो क्लाइंट्स है वो स्टील इंडस्ट्री, ऑयल एंड गैस, एल्यूमिनियम, FMCG, ये सब एक तरह से इंडस्ट्रीज है, एंड इंडस्ट्रीज। राइट, ये कंपनी एक वॉल्यूम ग्रोथ से वैल्यू ग्रोथ पे जा रही है। राइट, तो अनदर एक क्लस्टर और कोहोर्ट ऑफ मिनरल्स दिस कंपनी माइंस इज केओलिन। राइट, केओलिन सेरेमिक पेंट्स में, ब्लीचिंग क्ले जो है वो एडिबल ऑयल्स में एक तरह से इस्तेमाल होता है। तो दिस इज मोर ऑफ अ शिफ्ट फ्रॉम वॉल्यूम टू वैल्यू। तो अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पिछले 5 साल का देखोगे, इट वाज 11%, अब एक तरह से एक्सपैंड होके 14% हुआ है। राइट, सो इफ यू लुक एट द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, तो ये सिक्लिकल कंपनीज है, कमोडिटी है, सब सिक्लिकली होते हैं। राइट, तो इफ यू लुक एट द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ये 1% या -14% से एक तरह से, राइट, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम -14% था, और इसका जो हाईएस्ट एक तरह से मार्जिन है वो 22% है। राइट, तो अभी एक तरह से एक्सपेंशन में है ये, और एक ग्लोबल इकोनॉमिक बूम आ रहा है जहां पे डिमांड एक तरह से बढ़ेगा चीजों की। तो आशापुरा माइनचेम कुड राइड दैट ग्लोबल इकोनॉमिक बूम। राइट, तो इट्स अ सिक्लिकल कंपनी बट इट इज मूविंग फ्रॉम वॉल्यूम टू वैल्यू। तो ये जो भी छोटे जो भी इनके मिनरल्स है, जो ये ब्लीचिंग क्ले, बेराइट्स जो है, इससे जो भी एक वैल्यू एक तरह से इनको ऐड मिल रहा है, उसका फायदा इस कंपनी को मिल रहा है। राइट, तो द मोट ऑफ दिस कंपनी इज कि इट हैज बॉक्साइट के रिजर्व्स इन गिनी। तो करीबन 20-30 ईयर्स की लीज है, बहुत अच्छा रनवे है, 700 मिलियन टन का एक तरह से बॉक्साइट का एक्सकवेशन होता है। राइट, और बहुत सारी जब पोर्ट्स वगैरह होते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, लॉजिस्टिक्स के लिए, वो ये कंपनी एक तरह से बना चुकी है। तो काफी ज्यादा बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी ये कंपनी कर चुकी है। राइट, तो काफी केपेक्स दिख रहा है ये गिनी में, जो भी एक्सपैंड हो रहा है कैपेसिटीज, तो वो केपेक्स काफी एविडेंट है। तो वहां पे अगर आप फिक्स्ड एसेट का ग्रोथ देखोगे तो 577 करोड़ था 2023 में, 24-25 में ऑलमोस्ट डबल हुआ है। राइट, तो बहुत ज्यादा केपेक्स हो रहा है इस कंपनी का, एविडेंट है। इसके एक तरह से हाई ग्रोथ कंपनी है, सेल्स ग्रोथ देखो एक्सपैंड हो रहा है, 29% पिछले 3 साल का था, अब 51% है। सिमिलर इज द स्टोरी विद प्रॉफिट ग्रोथ। स्टॉक का कहीं ना कहीं री रेटिंग भी हुआ है, 103% से ऊपर है स्टॉक। राइट, पिछले 1 साल में रिटर्न ऑन इक्विटी भी एक्सपैंड हो रहा है। यू हैव टू फॉलो द रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी एक्सपैंड हो रहा है, विच मीन्स द कंपनी इज डूइंग समथिंग ग्रेट। राइट, तो रिस्क्स जो है इसमें, ये थोड़ा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, गिनी अफ्रीका है, थोड़ा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रह सकता है, और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट एक तरह से, ये जो भी रेड सी क्राइसिस वगैरह हुआ था वैसा कुछ हो गया, तो थोड़ा एक तरह से थ्रेट्स है। दूसरा, अगर आप देखोगे ये ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत सॉलिड कंपनी है, बट क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी अच्छी कंपनी नहीं है। राइट, तो फ्री कैश फ्लो नेगेटिव है। डेट टू एबिटा अगर आप देखोगे, डेट टू इक्विटी अगर आप देखोगे तो 0.9 है, बहुत ज्यादा डेट है बैलेंस शीट में। इफ यू लुक एट डेट यहाँ पे देखोगे, अगर डेट कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट बहुत ज्यादा है, डेप्रिसिएशन
डिप्रिसिएशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो इट अफेक्ट्स द P&L. दैट्स व्हाई द नेट प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन इज अराउंड 4 to 5% लेसर देन द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन. CFO टू EBITDA भी इतना अच्छा नहीं है. वर्किंग कैपिटल हैवी बिजनेस है. इन्वेंट्री डेज आर वेरी वेरी हाई. मतलब इस कमोडिटी के इन्वेंट्री या फिर इसके हीरो प्रोडक्ट की जो भी इन्वेंट्री है, देखिए आप 390, 506. रिसीवेबल्स पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो बार्गेनिंग पावर है अपने कस्टमर्स के साथ, तो प्रॉफिट्स को कैश फ्लोज में एक तरह से बदल सकती है कंपनियां, कन्वर्ट कर सकती है. बट इसका जो CFO टू EBITDA खराब इसलिए क्योंकि उसका इन्वेंट्री डेज बहुत ज़्यादा है. तो आशापुरा माइंडचेन एक अच्छी कंपनी है. इट्स अ ग्लोबल मल्टी मिनरल्स प्रोवाइडर, एक ग्लोबल कंपनी है, राइट. इट्स इन द माइनिंग सेक्टर. प्लीज रीड और मोर अबाउट दिस कंपनी. लेवल 1 एनालिसिस है, आप लेवल 2 एनालिसिस कीजिए. मैं कोई सभी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ. Please approach your financial advisor for level 2 analysis and investment advice, right? The next company is GMDC, Gujarat Mineral Development Corporation, right? ये एक state owned PSU है, right? And this is the lifeline of Gujarat. गुजरात का जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है उसका लाइफलाइन है GMDC. करीबन 20,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है इस कंपनी का. बट बिफोर आई एक्सप्लेन दिस कंपनी, प्लीज लॉग ऑन टू द मेंबरशिप ऑप्शन ऑन माय चैनल, जिसमें मैं अपना पोर्टफोलियो डिस्कस करता हूँ. पोर्टफोलियो के साथ दुनिया भर की चीज़ें डिस्कस करता हूँ. इंडियन इक्विटीज, US इक्विटीज, बेस मेटल्स, प्रेशियस मेटल्स, क्रिप्टोज, जो भी चीज़ जहाँ पे भी सस्ती मिल रही है, महंगी मिल रही है, उसके ऊपर मेरी नज़र होती है, राइट. एंड आई एम अ वैल्यू इन्वेस्टर. एटलीस्ट एक बेयर मार्केट में एक वैल्यू इन्वेस्टर रहता हूँ. तो यू कैन एक्सप्लोर ऑल द वीडियोज दैट आई हैव मेड. यू कैन टेक अ सब्सक्रिप्शन फॉर अ मंथ. इफ यू लाइक इट यू कैन कंटिन्यू, इफ यू डू नॉट लाइक इट यू डिसकंटिन्यू. काफ़ी कन्विक्शन बिल्डिंग एक्सरसाइज होती है उस चैनल पे, राइट, बिकॉज यू आर इन अ डिफिकल्ट मार्केट. तो थोड़ा हैंड होल्डिंग करने की कोशिश करता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं करता हूँ, राइट. सो टेक द सब्सक्रिप्शन फॉर अ मंथ. इफ यू लाइक इट यू कैन कंटिन्यू, राइट. तो GMDC के एनालिसिस पे आते हैं. तो GMDC का ना, अगर आप देखोगे, थोड़ा मैं समझा देता हूँ ये कौन सा इसका हीरो प्रोडक्ट है, राइट. तो इसका हीरो प्रोडक्ट जो है वो लिग्नाइट है. लिग्नाइट 90% टॉप लाइन को कंट्रीब्यूट करता है. लिग्नाइट होता क्या है? लिग्नाइट को ब्राउन कोल बोलते हैं. ब्लैक कोल होता है, कोयला जो होता है उसका काला कोयला होता है. ब्राउन कोल बोलते हैं. ब्राउन कोल थोड़ा स्टैंडर्ड्स में थोड़ा कम होता है ब्लैक कोल से. थोड़ा ना ये होता है, मतलब इतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं करता, इतना एफिशिएंट सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, बट बहुत सस्ता है, राइट. और बल्कियर होने की वजह से, मतलब बहुत ज़्यादा बल्क में ट्रांसपोर्टेशन होने की वजह से बहुत लोकलाइज्ड होता है. जैसे सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कैसे लोकलाइज्ड होती है, मतलब अगर आप आंध्रा में एक तरह से सीमेंट के आपकी प्लांट है, तो आंध्रा, महाराष्ट्र, कर्नाटक में ही आप सप्लाई करोगे. आप कश्मीर में सप्लाई नहीं करोगे. आप वेस्ट बंगाल तो बाजू में आता है, वहाँ पर सप्लाई कर दोगे, राइट. बट आप राजस्थान में सप्लाई नहीं करोगे, राइट. तो बल्कियर होने की वजह से ना इसका कंस्ट्रेंट है, मतलब ज़्यादा यहाँ से वहाँ जा नहीं सकता है. तो अगर गुजरात में एक तरह से लिग्नाइट प्रोड्यूस हो रहा है तो गुजरात में ही एक तरह से कंज्यूम होगा. तो दिस इज द लाइफलाइन ऑफ ऑल द इंडस्ट्रियल बेल्ट इन गुजरात, राइट. तो भी इनके जो भी एक तरह से जो भी क्लाइंट्स होते हैं, जो टेक्सटाइल, पावर, सेरेमिक्स, जो गुजरात में इंडस्ट्रीज होते हैं, वो लिग्नाइट ब्राउन कोल लेते हैं, तो कि वो सस्ता पड़ता है, नज़दीक पड़ता है. और बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कोकिंग कोल है जो ऑस्ट्रेलिया से आता है, अगर वो सस्ता पड़ गया, मतलब दिस इज मोर ऑफ अ सब्स्टिट्यूट थिंग. लिग्नाइट इज मोर ऑफ अ सब्स्टिट्यूट टू कोकिंग कोल. तो कोकिंग कोल के प्राइसेस अगर बहुत महंगे हो जाते तो लोग चुपचाप एक तरह से ब्राउन कोल इस्तेमाल करते हैं. और ब्लैक कोल नहीं कर सकते इस्तेमाल, क्योंकि वो ईस्टर्न बेल्ट में, झारखंड, वेस्ट बंगाल में एक तरह से ग्रो होता है या फिर एक्सकवेट होता है, तो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बहुत महंगा हो जाता है. तो इसलिए ब्राउन कोल एक तरह से इस्तेमाल करते हैं. तो पूरा गुजरात का इंडस्ट्रियल बेल्ट, इंडस्ट्रीज जो है वो इस कोल पे चलते हैं, राइट. तो मोट इसका चीप है, लोकलाइज्ड है, स्टेट ओन्ड PSU है. और इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप देखोगे इसका, वो है फ्यूचर ग्रोथ, राइट. तो अगर आप देखोगे इस कंपनी में काफी लो ग्रोथ कंपनी लगती है, राइट. इफ यू लुक एट द सेल्स ग्रोथ -1%, प्रॉफिट ग्रोथ 6%, 90% से स्टॉक प्राइस गया है. अ लॉट ऑफ फ्यूचर ग्रोथ हैज बीन डिस्काउंटेड इन द स्टॉक प्राइस ओवर ईयर. ROE वगैरह भी ठीक ठाक लगता है, कुछ ज्यादा नहीं लगता है ये, राइट. ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इसके बेहतर है द प्रीवियस कंपनी से, और थोड़ा स्ट्रक्चरल लगता है, क्योंकि इंडस्ट्रियल बेल्ट को एक तरह से ग्रोथ, एक तरह से वहाँ का जो भी ना इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, इंडस्ट्रियल आउटपुट है, वो इस प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंडेंट है. तो अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखोगे तो आशापुरा जैसा नहीं है, इतना सिक्लिकलिटी नहीं है, थोड़ा सिक्लिकल है, ऑब्वियसली सिक्लिकल रहेगा. कुकिंग कोल के प्राइसेस जब सस्ते हो जाएंगे तो पीपल विल मूव टू एन एफिशिएंट कोल रादर देन ब्राउन कोल, राइट. बट इफ यू लुक एट द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स, राइट, दे आर इन डबल डिजिट्स ऑल द टाइम, राइट. डेट टू इक्विटी, कोई बैलेंस शीट पे कोई डेट नहीं है, फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव कंपनी है, राइट. क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी कंपनी. CFO टू EBITDA 0.9 है, नेट प्रॉफिटेबिलिटी 24% है. क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छी कंपनी है, बट ऑप्टिकली लग रहा है कि ना इसका ग्रोथ काफी कमजोर है. बट इसका ग्रोथ अभी के लिए कमजोर दिख रहा है, क्योंकि इसके जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स है, तो ये एक तरह से रेयर अर्थ एक्सप्लोरेशन में, देयर आर 3 प्रोजेक्ट्स दैट दिस कंपनी इज डूइंग, राइट. एक तो ये लोग ना कॉपर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, राइट. कॉपर इज द न्यू गोल्ड. नया एक तरह से पूरा जो भी डेटा सेंटर का वगैरह जो भी थीम है, वो कॉपर के ऊपर एक तरह से जो भी ग्रिड बन रहा है उसके लिए कॉपर की जरूरत है, कॉपर वायर्स की, जो भी कॉपर की बहुत ज्यादा डिमांड है. तो केपेक्स जो हो रहा है वो कॉपर में हो रहा है. रेयर अर्थ का सिग्निफिकेंस पिछले 6 महीने 8 महीने में समझ में आ गया, जब से वो चाइना ने बैन किया
किया, तो गवर्नमेंट पुश कर रहा है इस कंपनी को रेयर अर्थ एक्सकवेशन करने के लिए। और तीसरा जो है ब्लैक कोल है, उसमें उड़ीसा में कुछ ब्लॉक्स मिले हैं इनको जो ये एक तरह से एक्सकवेट करेंगे, राइट। तो ये कंपनी क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, अभी थोड़ा कमज़ोर दिख रही है, बट इसका जो फ्यूचर ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं स्टॉक प्राइस में डिस्काउंट हुआ है, बट इसका मतलब ये नहीं कि यू डू नॉट ट्रैक दिस कंपनी और इन्वेस्ट इन दिस कंपनी, राइट। तो इसका एक लेवल 2 एनालिसिस कर दीजिए, दिस लुक्स लाइक अ गुड कंपनी GMDC, राइट। तो ये हो गए दो माइनिंग कंपनीज। देन वी लुक एट दीज टू NBFCs, राइट। तो ये दो NBFC हम डिस्कस करेंगे, एक हाउसिंग फाइनेंस है और दूसरा एक तरह से गोल्ड है, राइट। तो इंडिया शेल्टर फाइनेंस एक ऐसा NBFC है, थोड़ा मैं इसको समझा देता हूँ सिंपल भाषा में। ये जो पैरामीटर्स है वो तो एक तरह से हम डिस्कस कर ही लेंगे, बट जब इनका कॉन कॉल में सुन रहा था, तो लेट्स से इनका जो इनका जो प्रमोटर है, इनको एक आप समझ के चलिए कि एक ड्राइवर है जिसको पैसेंजर यहाँ पे मार्केट है, पैसेंजर बोल रहा है कि यार ड्राइवर तुम थोड़ा धीरे चलो यार, 4th गियर पे मत रखो यार अपना पैर, 3rd गियर पे चलो, 2nd गियर पे चलो, थोड़ा बारिश पड़ रही है, नहीं बाकी लोग भी धीरे धीरे जा रहे हैं, तुम कितना फास्ट ले रहे हो यार गाड़ी, तुम इतना फास्ट क्यों चला रहे हो। पर ड्राइवर बोल रहा है कि यार आप क्यों फिक्र कर रहे हो, मुझे पता है कि किस तरह गाड़ी चलानी है, मुझे पता है कि कहाँ पे क्या मोड़ है, मुझे पता है कि बारिश में किस तरह गाड़ी चलानी होती, बाकी उससे फर्क क्या पड़ता है आपको, मैं आपको लेके चलने वाला हूँ ना आपके डेस्टिनेशन पे, राइट। तो इस कंपनी का जो प्रमोटर्स है, इनके जो मैनेजमेंट है, ये बहुत एग्रेसिव है और बहुत कॉन्फिडेंट है, और वो लोग कह रहे हैं कि हमको ना 30-35% ग्रोथ चाहिए। तो मार्केट बोल रहा है कि ठीक है यार 25-30% से ग्रो कर लो यार, क्या प्रॉब्लम है, मतलब कुछ दुर्घटना नहीं होनी चाहिए, कोई एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। बट मैनेजमेंट जो है बोल रहा है कि नहीं, मेरे को नहीं फर्क पड़ता, राइट, मैं तो 30-35% से ही ग्रो करूंगा। तो अगर आप इसका ग्रोथ देखोगे, कंपनी का ग्रोथ बहुत सॉलिड है, इनका जो लोन बुक ग्रोथ 31% का है, डिसबर्समेंट्स 80% का है, यील्ड्स इनके अगर आप देखोगे, स्प्रेड्स, पैट ग्रोथ सब एक तरह से ऊपर गया। तो ये कंपनी हाउसिंग फाइनेंस का कुछ 60% पोर्टफोलियो और लैब का करीबन लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का एक 40% पोर्टफोलियो, तो सिक्योर्ड बुक है, 100% सिक्योर्ड बुक है। तो मैनेजमेंट बहुत कॉन्फिडेंट है, बोलता है कि यार ऊपर नीचे कुछ चलेगा थोड़ा, तो क्रेडिट कॉस्ट जो है इनका थोड़ा हिट हुआ है, राइट। तो क्रेडिट कॉस्ट वर्सन हुआ, राइट। मतलब NBFC है, NBFC या फिर बैंकिंग जो होता है, मतलब पैसा देते हैं लोगों को, पैसा देना आसान होता है, पैसा एकत्र से इकट्ठा करना या रिकवर करना मुश्किल होता है। तो एक तरह से मार्केट इसको कह रहा है, इस कंपनी के मैनेजमेंट को कह रहा है कि यार आपका स्टेज 1, 2, 3 जो है वो खराब हुआ है, राइट। आपका जो GNPA जो वो थोड़ा कमजोर दिख रहा है, आप प्रोविजंस शायद ज्यादा करोगे, आपका क्रेडिट कॉस्ट खराब हुआ है, तो आप थोड़ा संभल के चलिए, आप 3rd गियर पे चलिए, 2nd गियर पे चलिए। बट मैनेजमेंट इज वेरी कॉन्फिडेंट कि मेरे को 4th गियर पे ही गाड़ी चलानी है, राइट। तो कहीं ना कहीं इनका जो एसेट क्वालिटी थोड़ा डिटोरेट हुआ है, जो कि मुझे लगता है कि होता है एक हाउसिंग फाइनेंस बिजनेस में, जो एक 100% बुक एक तरह सिक्योर्ड बुक है, इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है, बट ऊपर नीचे होता है, फाइनेंशियल है ये, राइट। तो कहीं ना कहीं वो स्टॉक प्राइस में भी रिफ्लेक्ट कर रहा है, बट इसका ROE 17% है। ROE एनीथिंग मोर देन 15% इज एन एक्स्ट्रॉर्डनरी ROE इन इन NBFCs। ROE इसका 9% है, थोड़ा एक्सपेंसिव तो रहेगा, राइट। ROE इज 9%, तो ROE 17% है, राइट। पेरेंटेज वगैरह कुछ ज़्यादा नहीं है इस कंपनी का, कोई है नहीं माई बाप, राइट। ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी सॉलिड है। सारे NBFCs का कॉस्ट ऑफ फंड कम आया क्योंकि रेगुलेटर ने सस्ते किए फंड्स, राइट। डेट टू इक्विटी 2.9, लाइबिलिटी में NCD मिक्स थोड़ा कम है, बॉन्ड मार्केट इतना एक्टिव नहीं है, बट ये कंपनी का प्रमोटर, इनका जो मैनेजमेंट है वो बहुत बहुत एग्रेसिव है, एंड द मार्केट इज टेलिंग देम टू काम डाउन, कूल डाउन। बट आई थिंक इंडिया शेल्टर एक तरह से 4th गियर पे ही चलेगा, इनका ग्रोथ एक तरह से आते रहेगा। हाउसिंग फाइनेंशियल मार्केट में आई थिंक दिस इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग काइंड ऑफ प्लेयर राइट नाउ, राइट। तो ये इंडिया शेल्टर की बात हुई। एग्जैक्टली ऑपोजिट जो है वो फेडफीना है, 6,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो इनको मार्केट कह रहा है कि यार आप 2nd गियर में क्यों चला रहे हो, आप 4th गियर में चलाओ ना, पूरा रास्ता साफ है, हाईवे पे चला रहे हो ना, कोई कुछ टेंशन की बात नहीं है। बट ये कंपनी का मैनेजमेंट बोल रहा है कि नहीं, हम 2nd गियर पे ही चलाएंगे, क्योंकि पिछले दिन में या पिछले साल में या पिछले महीने में हमारा एक एक्सीडेंट हुआ था, तो वो एक्सीडेंट से हम रिकवर कर रहे हैं अभी। तो इनका जो क्रेडिट कॉस्ट अगर आप देखोगे वो इंप्रूव कर रहा है। इनका जो MSME लोन बुक था, इसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो गई थी 1 साल पहले, कुछ वक्त पहले, तो लॉसेस वगैरह आए थे, तो वो एक तरह से अपना एसेट क्वालिटी रिकवर कर रहा है और कह रहा है कि यार मैं बहुत धीमे धीमे ही चलाऊंगा, मैं 2nd गियर पे ही चलाऊंगा, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है कि बाकी 4th गियर पे चला रहा है। तो एक तरह से मार्केट जो है इसको बोल रहा है कि भाई तुम यार फ्लैट विकेट पे खेल रहे हो, तुम यार 6 मारो यार, क्या टेंशन ले रहे हो। बट ये बोल रहा नहीं यार, मैं तो 4 के रन रेट पे ही बैटिंग करूंगा, मैं ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होगा। तो काफ़ी कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है। इनका पेरेंटेज बहुत स्ट्रॉन्ग है, फेडरल बैंक एक तरह से पेरेंटेज है। ट्रैक रिकॉर्ड ठीक ठाक है इनका, कॉस्ट ऑफ फंड्स इनके भी कम हुए, लाइबिलिटी प्रोफाइल भी NCDs है इसमें, राइट। काफ़ी
ओकेश ग्रोथ है इस कंपनी का, 13% लोन बुक ग्रोथ है, ऑपरेटिंग लेवरेज उतना ज़्यादा नहीं मिला है, पैट ग्रोथ 24% का है, राइट। 98% बुक सिक्योर्ड बुक है, सो दे आर मूविंग फ्रॉम एन अनसिक्योर्ड बुक टू अ सिक्योर्ड बुक, थोड़ा ट्रांजिशनिंग हो रहा है, राइट। एंड क्रेडिट कॉस्ट ये लोग ने गाइडेंस दिया है कि हम लोग 1 के नीचे रखेंगे, ROE वगैरह भी हम लोग थोड़ा ठीक ठाक ही रखेंगे, रेंज बाउंड ही रहेगा, राइट। तो इस कंपनी का जब रिजल्ट आया था तो थोड़ा एक तरह से स्टॉक प्राइस इनका थोड़ा साइडवेज मूवमेंट होकर नीचे गया, क्योंकि मार्केट को इतना अच्छा नहीं लगा। मार्केट चाहता था कि फेडफीना जो है वो गोल्ड लोन में, गोल्ड के प्राइसेस एक तरह से बढ़ रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट एक तरह से 40% बुक है गोल्ड का, राइट। तो वैसे भी मैनेजमेंट कर रहा है कि 40 से 50% हमको करना है, तो मार्केट बोल रहा है भाई 50% कर रहा है तो यार थोड़ा जल्दी कर देना। तो कॉस्ट टू इनकम भी इनका इंप्रूव हुआ है, तो ज़्यादा कुछ ऐसा बहुत एग्रेसिवनेस नहीं दिखा है, राइट। तो इन्वेस्टर्स बहुत तरह के टेम्परमेंट के होते हैं, आप किस तरह के टेम्परमेंट के हो उसी तरह की कंपनी में आप इन्वेस्ट कीजिए। आप एक बहुत एग्रेसिव कंपनी में, अच्छी एग्रेसिव कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इंडिया शेल्टर एक अच्छा है, 100% सिक्योर्ड बुक है। आप थोड़ा स्लो एंड स्टडी विंस द रेस काइंड ऑफ इन्वेस्ट करना चाहते हो तो फेडफीना में करो, राइट। कैप्री ग्लोबल वो तो एक अलग ही एक तरह से प्रमोटर का जो कमेंट्री है वो लग रहा है, वो तो बोल रहा है कि यार मैं तो पिट स्टॉप भी नहीं करूंगा, रात को सोऊंगा भी नहीं, मैं पूरा 4th गियर पे चलाऊंगा गाड़ी, हेलमेट वगैरह सीट बेल्ट सब निकाल के पूरा फास्ट चलाऊंगा, मैं कार चला रहा हूँ बट एरोप्लेन का फील दूंगा मैं आपको। तो अगर आप सुपर एग्रेसिव हो तो आप एक कैप्री ग्लोबल जैसे एक प्लेयर को देखो, राइट। सो दीज आर couple of NBFCs in multiple sectors. You can look at Northern Arc, you can look at Arman, you can look at SBFC का थोड़ा बुरा टाइम चल रहा है but the top class management है SBFC का. You can look at multiple NBFCs but this is the broader commentary around these two NBFCs. Thank you very much for your time. Give me a like if you really like this video. Thank you very much for your time. Take care. Bye bye.